कम से कम मेरा दावा 5 से 7 लाख वोटर्स, यूथ वोटर्स वो वोट नहीं कर पाएंगे। अब 1,39,000 लोग वोट करेंगे, यानी नए वोट, यूथ वोट, जिसके लिए भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग हर वो कर्म करता है जिसे राजनीतिक दलों को कभी कभी तकलीफें होती। आज SIR उसी के लिए होता है कि आप सही से मतदाता सूची जाए, देश में बाहरी लोग वोटिंग नहीं करें, ध्यान में ले, ताकि इस जनतंत्र के लिए हम लड़ते हैं। हमारा देश का सिपाही बॉर्डर में शहीद होता है कि मेरे जनतंत्र में, लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था के खोखलापन के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण यदि हमारे लोकतंत्र पे प्रहार होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा। एक वोट से हार और जीत का अंतर तय हो जाता है। यहाँ तो 5 से 7 लाख वो वोटर्स जो वोटर सवाल कर सकते हैं, वो वोटर जो वोटर जानते हैं कि इसकी पावर क्या है, एक वोट की शक्ति क्या होती है। युवा वोटर्स, उन वोटर्स को वोट से करने का अधिकार उनका छीन लेना, ये फंडामेंटल राइट, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी का वोट करने का अधिकार को, किसी का फंडामेंटल राइट को अगर आप चुनौती देते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में, और वो सबसे बड़ा अपराध झारखंड में होने की तैयारी है। नमस्कार, जोहार, तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, और मेरा नाम अभिषेक भारती है, और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं उनका तारुफ आपसे करने की जरूरत नहीं है। इनका नाम रमेश हांसदा है, और रमेश हांसदा को झारखंड का कमोबेश हर छात्र जानता है, और झारखंड आंदोलन से जुड़े हर चेहरे को रमेश हांसदा जानते हैं, और रमेश हांसदा को हर वो चेहरा जानता है, क्योंकि ये भी झारखंड आंदोलन का एक सक्रिय हिस्सा रहे। दादा जोहार है, आपको बहुत स्वागत है आपका। रमेश हांसदा ने आज एक बात बताई, और वो बात सुनने के बाद मैं आश्चर्य में रह गया। रमेश हांसदा जी के हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के हिसाब से झारखंड में 5 से 7 लाख लोग ऐसे होंगे जो इस बार अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है, इस निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। सोच रहे हैं 5 से 7 लाख लोग, मतलब यहाँ जीत का अंतर जो होता है वो होता है 20 वोट, 25 वोट, 200 वोट, 500 वोट, 1000 वोट, 5000 वोट, 10,000 वोट, और 5 से 7 लाख लोग अगर वोट का ही प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो सोच रहे हैं क्या हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि आपने उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट करना किसी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है हमारे लोकतंत्र में, और आप उसका वही अधिकार छीन ले रहे हैं कि वो वोट ही नहीं कर पाएगा। रमेश दा, क्या मामला है, थोड़ा सा समझाइए ना कि कैसे 5-7 लोग वोट नहीं कर पाएंगे। मामला है कि यहाँ 2018 में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव 23 में होना था, नहीं हो पाया। ट्रिपल टेस्ट का मामला था, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला था, कई मामला को लेकर के कोर्ट में मामला चला गया था, जिसको लेकर के चुनाव डिले हो रहा ठीक है। लोगों ने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जल्दी चुनाव कराओ। उनका दबाव था कि जल्दी चुनाव कराने, उनकी हाई कोर्ट का मंशा था कि चुनाव जल्दी हर हाल में हो। तो उन्होंने एक सलाह दिया था कि आप यदि जरूरत पड़े तो आप 2024 का ही वोटर लिस्ट ले लो, तो आप उसी को ले लो, लेकिन आप चुनाव जल्दी कराओ। आदेश हो गया। आदेश होने के बाद पूरी प्रशासनिक महकमा इस चुनाव को लेके लग गया, लेकिन इतना डिटेल, इतना डिटेन किया इन लोगों ने कि आज 16 महीना आज होने जा रहा है कि चुनाव अभी तक घोषणा नहीं हुआ। ठीक है। इन्होंने कहा है कि मार्च लास्ट तक वादा किया है कि चुनाव होगा, लेकिन आज मार्च लास्ट तक में चुनाव होने की प्रक्रिया में है जरूर। इन द मीन टाइम इन लोगों ने वही 2024 का वोटर लिस्ट को इन लोगों ने कॉपी करने का काम किया। ये भी रिजिड हो गया, हम 24 पे करेंगे। तो इसे ये हुआ कि इतने दिनों तक इन लोगों ने अक्टूबर 2024 में जो वोटर लिस्ट छपा है उसको आधार मान रहा है। उसके बाद लगभग इस राज्य में नगरीय क्षेत्रों में, जहां 48 नगर निकाय क्षेत्र में जहां चुनाव होना है, वहां लगभग 5 से 7 लाख वोटर, नए वोटर्स, यूथ वोटर्स, वो वंचित हो जाएंगे। इस बात की पता हमें तब चलती है, हमें शुरुआत दौर में यहाँ पर अखबार के मीडिया साथियों ने एक अखबार में छापा था कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 1,74,000 लोग वोटिंग कर मेयर का चुनाव करेंगे। इसमें आदिवासी आबादी मतदाता इतना है, जनरल मतदाता इतना है, ओबीसी, मैंने एकदम क्लियर। फिर उन लोगों ने वार्ड वाइज संशोधित जितने हैं कितने एकदम मतदाता, ठीक है, जो 24 का वोटर लिस्ट से भिन्न होता था। अच्छा। तो हमें ये लगा कि चुनाव आयोग नए वोटर लिस्ट पे काम कर रही है, जो ड्राफ्ट में है, जो क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सब हर 3 महीना में हर 3 महीना में अपडेट हो रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का।
तो हमें लगा कि नया क्षेत्र से वोटिंग होगा। तो लेकिन बाद में इन लोगों ने एकदम चुनाव के एक हफ्ते पहले सरायकेला खरसावां के डीसी महोदय ने एक गजट जारी किया, जिसमें बूथ वाइज, वार्ड वाइज वोटरों की संख्या लिखी है। ठीक है। जिसमें देखे तो 24 का हूबहू वोटर लिस्ट से उतार दिया गया। अच्छा। जब हम इसको अलग अलग टैली करते हैं, वो अखबार में छपा वार्ड वाइज संख्या और 24 का, तो हर बूथ में 1000, 1500, 2000 वोटर्स की डिफरेंस आ रहा है। ये तो सिर्फ आदित्यपुर का, खाली आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जहां अखबार ने छापा था कि 1,74,000 लोग वोटिंग करेंगे, वहां 1,39,000 लोगों का वोट होगा। अब 1,39,000 लोग वोट करेंगे, यानी नए वोटर्स, यूथ वोटर्स, जिसके लिए भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग हर वो कर्म करता है जिससे राजनीतिक दलों को कभी कभी तकलीफें होती है। आज एसआईआर उसी के लिए होता है कि आप सही से मतदाता सूची जाए, इस देश में बाहरी लोग वोटिंग नहीं करें। उसलिए आज एसआईआर भी आज हो रहा है, तमाम विवादों के बाद भी एकदम डंके की चोट पे हो रहा है। और उस दरमियान में आदित्यपुर मेयर का चुनाव में आज 25,000 वोटर अपने वोट से वंचित होंगे, जो हमारा डिसाइडिंग करेगा वोट को। और ऐसे ही एक 48 नगर निकाय चुनाव में यदि हम औसतन गिनेंगे तो कम से कम मेरा दावा है 5 से 7 लाख वोटर्स, यूथ वोटर्स, वो वोट नहीं कर पाएंगे, अपने परिजनों को वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव एकदम निचले स्तर पर, एकदम सही, एकदम अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, विकास की बेसिक अवधारणा यहीं से शुरू होती है। और जो वोट करते हैं उनको लगता है कि हाँ, हम डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सही बात है। और उनका एक वोट से निर्णय होता है, तो उनको बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये जो 5-7 लोग हैं, ये 5-7 लाख लोग वही हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो सवाल पूछना जानते हैं, इनको पता है सब चीज। अच्छा, मतलब ये मामला आप लेके आए तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग आप मामला लेकर के आए रमेश दा। अब सवाल ये है कि इसमें आगे क्या क्या प्लान किया? और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने कॉरेस्पॉन्डिंग किया। अच्छा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया कि प्रशासन आपका ये किया है, आपके राज्य में, आपके नेतृत्व में ये होना है, जो होना है। माने इतने लाख लोग वंचित हो रहे हैं, उनका संज्ञान में हमने राजनीतिक रूप से चिट्ठी लिखा और हमने ज्ञापन दिया डीसी के मार्फत ऑफिशियली, ताकि ये कोई इधर उधर नहीं हो, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। अच्छा। उसके बाद मैंने राज्य निर्वाचन आयोग से भी आग्रह किया कि आप इन चीजों को गंभीरता से देखें। उसके बाद जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा, अंतिम समय है, मैंने माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशन भी दायर कर दिया और आग्रह किया कि नया जो रिवीजन है, लेटेस्ट रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन का है, उस आधार पे हो। और अभी आपको बता दें, 25 जनवरी मतदाता दिवस हम बिल्कुल मतदाता दिवस हम मना रहे हैं उनके अच्छाई के लिए, कि उनका गर्दन काटने के लिए। आज मैं आप मीडिया बंधुओं से आग्रह करूंगा, इस मामले को संज्ञान में ले, ताकि इस जनतंत्र के लिए हम लड़ते हैं। हमारा देश का सिपाही बॉर्डर में शहीद होता है कि मेरा जनतंत्र, मेरा लोकतंत्र मजबूत रहे। और प्रशासनिक व्यवस्था के खोखलापन के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण यदि हमारे लोकतंत्र पे प्रहार होता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अच्छा, इसमें आप मतलब दोषी किसको ठहराएं, क्या लगता है इसको? 2 सवाल है मेरा इसमें। एक तो ये गलती किसकी है, और दूसरा सवाल कि अब आगे आपके हिसाब से क्या स्टेप उठाना चाहिए अगर सरकार इसको संज्ञान लेती है तो? देखिए, इसमें गलती हमें लगता है कि गलती प्रशासन के स्तरों की है। वो उनको जब कोर्ट ने कह दिया है कि हमको जल्दी कराना है, तो आनंद फानंद में कुछ करके देके निकल जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। प्रॉपर तैयारी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ होना नहीं करना है। बस इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, सब कुछ तैयार है, उसका पेज निकाल के अटैच करना है। वो भी केवल पेज निकाल करके पुराने बूथ लिस्ट के साथ अटैच करना है, बस इतना ही मात्र काम है। इन लोगों को हक मिल जाएगा, उनकी हठ धर्मिता को उनको छोड़ना होगा। अन्यथा जैसे जैसे बात फैल रही है, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चीजें जनतंत्र के प्रति क्वेश्चन मार्क्स, सवाल यूथ लोग उठाते जाएंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामला का निपटारा कर दे। ये संवैधानिक राइट है, ये कोई व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट को आप फंडामेंटल
मन अधिकार को आप छीन लेंगे तो इससे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और मैं राज्य के राजनीतिक दलों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग वोटरों की खेती को खाते हैं, वोटरों की खेती करके सत्ता करते हैं, सत्ता से संसाधन जुटाते हैं और राज्य देश का विकास करते हैं। तो उन वोटरों का गला ना मत काटिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये है, जब आप कोर्ट का रुख करते हैं, रमेश हांसदा जब कोर्ट का रुख करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कागज पत्थर का बहुत पक्का आदमी है रमेश हांसदा, कच्ची बात नहीं करते हैं। एक बार फिर जब आप ऐसी बात कर रहे हैं और आपने कोर्ट का भी रुख कर लिया, अब आप यहीं से निकलिएगा तो बाएं साइड में पूरा पोस्टर है, भावी नगर निगम चुनाव प्रत्याशी, ये प्रत्याशी, पूरा मतलब हर तरफ, रांची जाइए, सरायकेला जाइए, धनबाद जाइए, पलामू जाइए, कहीं भी जाइए तो सब तरफ ये फोटो आपको मिल जाएगा। तो क्या उनकी तैयारियों को भी रमेश हांसदा इस बार फिर झटका देने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है वो दिन भी हम लोग लाइन में लगे थे, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, पंचायत चुनाव की, और हम लोग लाइन में लग करके वो नॉमिनेशन हो रहा था और हाईकोर्ट का आदेश आता है कि पंचायत अधिनियम अल्ट्रा वायरस है, और हम लोगों ने उस समय को भी स्वीकार किया, गांव के लोगों ने। फिर हम लोगों ने इंतजार किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जजमेंट आया। इसके बावजूद, मैंने कहने का मतलब है, फिर भी न्यायालय ने न्याय किया और चुनाव हुआ। तो गलत करके मैं नहीं चाहूंगा कि कल को ये दिन में काला अक्षरों में ये दिन नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई बहुत मुश्किल से चुनाव हो रहा है। कोई बात नहीं, 1 महीना के बाद हो जाएगी, 2 महीने के बाद हो जाएगी, 10 दिन के बाद हो जाएगी। मैंने तो कहा कि बहुत कुछ करना है ही नहीं, केवल ईसीआई की उस ड्राफ्ट कॉपी को 25 तारीख आते दिन उसका ये हो जाएगा, उस ड्राफ्ट कॉपी का पेज को अटैच कर दे। इतने लाखों मतदाताओं का हम लोग मतदाता के लिए एसआईआर कर रहे हैं ना। हाँ, सही बात है। तो फिर एसआईआर करने का कोई औचित्य ही नहीं कोई बनेगा, मतलब नहीं रह जाता। लोग हंसेंगे हम लोग पे। एक तरफ देश का चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष मतदान करवाएंगे, और एक तरफ हम इतने आंखों देखा इतने मतदाताओं के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमें लगता है शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। शायद कुछ लोग चाहते होंगे कि भाजपा के समर्थक लोग वोट ना करें, और ये राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा, आप चूंकि इस जिले से आपका ताल्लुक है और आप एक आंदोलनकारी रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो है आप मतलब आपका जो बेस है वो आंदोलन से निकलता है। अभी एक और रीट जो है वो मैंने देखा, कपाली से जुड़ा एक रीट जो है वो गया हाईकोर्ट। रीट में ये था कि मतलब मात्र 10% जो है वो जनसंख्या है और आरक्षित कर दिया आपने। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं कि मतलब आरक्षण का जो आपने रोस्टर तैयार किया कि ये नगर पंचायत इसके लिए आरक्षित होगा, तो कोई उसका बेस तो होना चाहिए। मतलब किस बेस पे आपने किया? जैसे अब लातेहार का एक मेरे पास कल मामला आता है कि लातेहार में मात्र 10% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से जुड़े लोग होते हैं और आपने उसको रिजर्व कर दिया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग होते हैं उसको आपने रिजर्व कर दिया। तो मतलब रिजर्वेशन का एक बेस होना चाहिए, जनसंख्या का आधार होना चाहिए। लेकिन इस बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कोई आधार नहीं है, बस जिसको जैसा मन करना वैसा करके रिजर्व कर दिया। तो आप इसको किस तरीके से देखें? वार्ड वाइज हमने कहीं यहाँ पर भी दावा आपत्ति सब चल रहा है, यहाँ भी कई सीटों पे मामला आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग बहुत हड़बड़ी में इन चीजों को कर क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वहां पर भी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहा है और इसमें भी निर्वाचन आयोग पर ही सवाल। एकदम निश्चित रूप से। अभी भी धनबाद का मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ, रिजर्वेशन का मामला। खैर उसमें तो स्पर्श खंड का स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इन छोटे छोटे जगहों में, कई जगहों में ट्रिपल टेस्ट में यहाँ पर ब्राह्मणों को हरिजन दिखाया गया है, उसके लिए भी दावा किया गया है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग इस बार, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह हमें लगता है कि दिल से काम नहीं शायद किया हो, या तो राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो। कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि भाजपा के वोटर्स को रोकने की एक साजिश हो। चलिए, वैसे तो बहुत राजनीतिक बात आपसे करनी है, लेकिन आज चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया है, आप ही अंदाजा लगाइए, बहुत छोटी सी बात है, आप घर से बैठ के देख रहे होंगे अगर, तो आपको बहुत सतही मुद्दा लगेगा, लेकिन आप सोचिए, एक एक वोट से हार और जीत का अंतर तय हो जाता है। यहाँ तो 5 से 7 लाख वो वोटर्स जो वोटर सवाल कर सकते हैं, वो वोटर जो वोटर जानते हैं कि इसकी पावर क्या है, एक वोट की शक्ति क्या होती है, युवा वोटर्स, उन वोटर्स को वोट से करने का अधिकार उनका छीन लेना, ये
फंडामेंटल राइट, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी का वोट करने का अधिकार को, किसी का फंडामेंटल राइट को अगर आप चुनौती देते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में, और वो सबसे बड़ा अपराध झारखंड में होने की तैयारी है। और उसके लिए फिर से उसी न्याय के मंदिर का रमेश हांसदा जी ने दरवाजा खटखटा दिया है, जिस न्याय के मंदिर से न्याय की आस है। तो अब आगे देखना है कि इस मामले में अब कोर्ट के क्या, मतलब कोर्ट में क्या कुछ होता है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो हो गई है, तारीख क्या आती है उस तारीख का इंतजार है। और रमेश हांसदा जी, मैंने फिर यही बात बताई कि रमेश हांसदा को झारखंड का हर छात्र, झारखंड में डोमिसाइल से जुड़ा हर छात्र, झारखंड की नियोजन नीति से जुड़ने वाला हर छात्र इनसे भली भांति वाकिफ है। तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बड़े मुद्दे को उठाया, और जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट पर जो वार हुआ है अब कोर्ट के दरवाजे पर ही इसका समाधान निकले। तो इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।